है दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जॉनसन कंट्रोल हिताची एसी लिमिटेड के बारे में, जो जॉनसन कंट्रोल और हिताची का एक जॉइंट वेंचर है। यहाँ हम मोस्टली 4 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला कंपनी के हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फिनेंशियल्स। और फिनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको बताऊंगा कि क्या ये कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। बात है 1984 का, जब एक्वेस्ट एसी लिमिटेड कंपनी का जन्म होता है, जो मोस्टली हिताची का प्रोडक्ट को ट्रेडिंग करके पैसा बना रही थी। बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा था, जिस कारण मैनेजमेंट ने प्रोडक्शन लाइन में घुसने का प्लान बनाया और 1989 में पब्लिक से पैसा भी उठाया। कंपनी ने पैसे उठाते ही कोटी गुजरात में अपना एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला और प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लिए एमट्रेक्स एसी के नाम से प्रोडक्ट उतारना शुरू किया और साथ ही कंपनी का नाम एमट्रेक्स अप्लायंस रख लिया। फिर साल आता है 1993 का, जो कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है, जब इनका टेक्निकल कोलैबोरेशन हिताची लिमिटेड के साथ होता है। टेक्निकल कोलैबोरेशन के बाद कंपनी तरह तरह के एसी प्रोडक्ट बना के बेचने लगी और कुछ सालों में अदर होम अप्लायंसेस को भी बेचना शुरू किया। कंपनी इतना अच्छी तरीके से चल रहा था कि हिताची अलॉन्ग विथ लालबानी ग्रुप पार्सली कंपनी को एक्वायर कर लिए, जिससे कंपनी का रेवेन्यू अब्रप्टली इंक्रीज भी किया और 2003 में कंपनी का नाम कन्वर्ट करके रख दिया गया हिताची होम एंड लाइफ सॉल्यूशन। कंपनी हिताची के अंदर काफ़ी तेजी से ग्रो करने लगा और 2015 में जॉनसन कंट्रोल के साथ जॉइंट वेंचर करने से कंपनी को नेटवर्किंग का फायदा भी मिला और नाम हो गया जॉनसन कंट्रोल हिताची एसी लिमिटेड, जिसे हम अभी जानते हैं। JCHAC इंडिया के अलावा इन दोनों का दूसरे देशों के लिए अदर कंपनीज है, जैसे JCHAC फ्रांस, JCHAC नॉर्थ अमेरिका, JCHAC वियतनाम, JCHAC चाइना एटसेट्रा, जो डायरेक्टली जॉनसन कंट्रोल और हिताची लिमिटेड के अंदर आता है। अगर पूरे कंपनी के हिस्ट्री को एक लाइन में समझे तो कंपनी एक एसी ट्रेडिंग के बिजनेस से शुरुआत की, पर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में घुसी और मैन्युफैक्चरिंग में घुसने के साथ ही हिताची का टेक्निकल और जॉनसन का नेटवर्किंग का नॉलेज का फायदा लेते हुए कंपनी इतना अच्छे तरीके से ग्रो किया। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल का। सबसे पहले चेक करते हैं रेवेन्यू। कंपनी का लगभग 94% रेवेन्यू इंडिया में प्रोडक्ट बेचकर आता है और बाकी 3% एक्सपोर्ट से, और बचा हुआ 3% कंपनी हिताची लिमिटेड जापान के लिए R&D करती है, जिससे यह रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर प्रोडक्ट वाइज देखें तो कंपनी को एसी सेगमेंट से लगभग 80% रेवेन्यू जनरेट होता है और बाकी होम अप्लायंसेस और अदर से। होम अप्लायंसेस का प्रोडक्ट को मोस्टली कंपनी ट्रेड करके पैसा कमाती है। एक चीज़ यहाँ बता दें कि कंपनी को आने वाले सालों में R&D से और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने 1.5 बिलियन का हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इस सेगमेंट में। R&D में खुद काम करने के वजह से कंपनी को टेक्निकली दूसरों पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा, प्लस टेक्नोलॉजी शेयर करने की वजह से उनको पैसा भी मिलेगा। कंपनी टेक्नोलॉजी मोस्टली हिताची लिमिटेड से शेयर करेगी, जो फिर अपने अदर यूनिट्स में उसे ट्रांसफर करेगी। हम यहाँ स्पेसिफिकली बात करेंगे एसी सेगमेंट का। एसी बनाने में जो रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, उसमें से कंपनी 50% इंपोर्ट करती है और उसमें से लगभग 60% फ्रॉम देयर ओन ग्रुप कंपनीज। गवर्नमेंट के फोर्स के बाद कंपनी ने इसे कम करना शुरू कर दिया है और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इंडिया से ही यूज करने का प्लान कर रही है, जो कंपनी के मार्जिन इंप्रूवमेंट में हमको दिखेगा इन फ्यूचर कंपेयर टू अदर्स जो एसी बाहर से मंगा के बेच रही है। रॉ मटेरियल के आने के बाद कंपनी से गाड़ी गुजरात में शिफ्ट करती है और फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी मोस्टली 2 तरह का एसी मैन्युफैक्चर करती है। पहला रूम एसी, जो रेवेन्यू में लगभग 68% कंट्रीब्यूट करती है, और कमर्शियल एसी, जिसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है लगभग 12%। मोटे तौर पे समझे तो खरीदने के हिसाब से एसी 2 तरीके का होता है। पहला टन के हिसाब से और दूसरा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। टन मतलब हीट एसी कितना बाहर निकाल सकती है हर घंटे। ये जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी ही रूम को ठंडा करेगा एसी, और साथ ही एनर्जी कंजम्पशन भी उतना ही हाई होगा। बट बिकॉज ऑफ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाता है, जो लोकल कंपनी से हिताची को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। कैसे करेगा वो भी बता दें कि नॉर्मल एसी में कंप्रेसर एक बार स्पेसिफाइड टेम्परेचर पहुंचने के बाद पार्शियली ऑफ हो जाता है और जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिर से ऑन हो जाता है। पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एसी बिना ऑफ हुए कंटिन्यूअस लो एनर्जी कंज्यूम करते हुए सेम टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है। इसे आप दौड़ने के एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए, आपको बेहतर समझ आएगा। कंपनी को VRF के थ्रू भी लोकल प्लेयर सबसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। VRF टेक्नोलॉजी यूज करने से कंपनी 10 रूम में अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन रख सकती है विद ओनली 1 एग्जॉस्ट। पर कंपनी को बड़े प्लेयर से इन दोनों चीज़ों में एज नहीं मिलने वाला। बड़े प्लेयर से जो एज मिलता है उसमें बेसिकली R&D, जॉनसन कंट्रोल का नेटवर्क और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी बचता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे यूट्यूब एल्गोरिदम में इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अब अगर रीजन वाइज सेलिंग का बात करें तो कंपनी का 50% सेल्स नॉर्दर्न इंडिया से आता है और स्टोर वाइज का बात करें तो 80% नॉर्मल रिटेल स्टोर से आता है। अगर कंपनी का सेल्स को देखें तो 2015 के बाद कंपनी का सेल्स लगभग 9 से 10% के आसपास ग्रो किया है आफ्टर 2015। और अगर प्रॉफिट का बात करें तो वो उतना खास स्टेबल नहीं रहा है अभी तक। लेकिन जब हम मार्जिन को देखते हैं तो हमको वहाँ पे बहुत लो नंबर दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉम्पिटिशन। आप एसी को बस ब्रांड बना के प्रीमियम पे नहीं बेच सकते, क्योंकि इस इंडस्ट्री में दिग्गज प्लेयर भी है और सारा खेल
एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और प्राइस का ही केवल होता है। अगर पूरे बिजनेस मॉडल को एक लाइन में समझे तो कंपनी मोस्टली रेवेन्यू जनरेट करती है एसी डिवीजन से, जिसका रॉ मटेरियल 50% इंडिया से आता है और 50% इंपोर्टेड रहता है, जिसको कंपनी गुजरात में शिफ्ट करके अलग अलग तरह का एसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके काफ़ी लो मार्जिन में रिटेल के थ्रू बेच देती है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। जॉइंट वेंचर 2015 में स्टार्ट हुआ, इसीलिए हम उसके बाद का ही शेयर होल्डिंग पैटर्न पे फोकस करेंगे। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मैक्सिमम लेवल पे है और 2015 के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो कंपनी पे भरोसा बढ़ाता है। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन का। मैनेजमेंट का रेम्यूनरेशन थोड़ा हाई लगता है अगर इसको हम किसी अदर प्रोफेशनल रन कंपनी से कंपेयर करें तो। मैनेजमेंट लगभग 5 to 6% का सैलरी में खर्च करती है एट एन एवरेज। बात करें सक्सेशन प्लान का तो ये एक प्रोफेशनल रन कंपनी है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का ज़्यादा कुछ सक्सेशन प्लान का लोचा नहीं होगा। और बात करें केसेस या स्कैम का तो मैनेजमेंट के खिलाफ गूगल करने से कोई केस नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं। लास्टली हम बात करेंगे फिनेंशियल्स का। फिनेंशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा। डेट को देखें तो कंपनी का डेट लगभग 200 करोड़ के आसपास रहता है और कंपनी का प्रॉफिट है अराउंड 100 करोड़। सो डेट की वजह से तो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होने वाला। और कंपटीशन का बात करें तो इतना हाई कंपटीशन होने के बावजूद कंपनी मार्जिन को मेंटेन रख पा रहा है, भले लो ही सही लेकिन मेंटेन रख पा रहा है, जो बताता है कि कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट तो नहीं होने वाला। अब अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो जॉइंट वेंचर के बाद कंपैरेटिवली हेल्दी हो गया है दोनों, पर फिर भी रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से कम है एट एन एवरेज। और अगर डेट टू इक्विटी को देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी 15 के बाद एब्रप्टली डिक्रीज हुआ है। देखने से ऐसा लगता है कि जॉइंट वेंचर केवल डेट डिक्रीज करने के लिए किया गया था, लेकिन अगर हम क्लियरली देखें तो जॉइंट वेंचर करने के बाद कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हुआ है, साथ ही प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन भी। कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी हेल्दी है। कंपनी का लास्ट 10 साल का प्रॉफिट लगभग 538 करोड़ है और हाथ में पैसा आया है लगभग 917 करोड़, मतलब लगभग सारा प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है। और अगर इसका खर्च का बात करें तो 70% इन्वेस्टिंग में खर्च हुआ और 18% फाइनेंसिंग में, प्लस 12% हाथ में कैश बचा हुआ है। और अगर इस फाइनेंसिंग का बात करें तो मोस्टली इसका 25% डिविडेंड पेमेंट में गया है और बाकी लोन रिपेमेंट में, जो काफ़ी अच्छा बात है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी साथी को इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है तो इस कोर्स में इनरोल जरूर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन का फ्रॉम पीईज पर्सपेक्टिव और ऑनर्स अर्निंग। कंपनी का प्रॉफिट लगभग 100 करोड़ के आसपास ही रहता है और 2 बड़े कंपनी का जॉइंट वेंचर होने की वजह से इसको हाई मल्टीपल मिलता ही रहेगा। तो अगर हम इसको मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 का मल्टीपल दे तो कंपनी का वैल्यूएशन आएगा अराउंड 2000 to 3000 करोड़। और अगर ऑनर्स अर्निंग से देखें तो लगभग 750 to 1000 करोड़, क्योंकि फ्रॉम माय कैलकुलेशन कंपनी का CFO है 900 करोड़ और मेंटेनेंस कैपेक्स फ्रॉम ब्रूस फॉर्मूला निकल रहा है 600 करोड़, तो जिससे कैलकुलेट करने से मेरा फ्री कैश फ्लो आ रहा है लगभग 30 करोड़ के आसपास। और अभी कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 5000 करोड़, मतलब लगभग अपने इंट्रिंसिक वैल्यूएशन से ऑनर्स अर्निंग के थ्रू 4 to 5 टाइम्स और PE के थ्रू 2 टाइम्स ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है। ये था ओवरऑल एनालिसिस हिताची के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।